बहुत दिनों के बाद इस मंच पर आने का मौका मिला। आप सबका आभार कि आज अनुराग जी के इस पंचक्रांति के आयोजन में माननीय अनुराग जी जो अभी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ संसद में हैं, और राहुल कोठारी जी महासचिव जी, हर्ष जी महासचिव जी, हमारे सहयोगी साथी राजस्थान के अध्यक्ष माननीय जोशी जी, देश भर से एकत्रित अधिकारीगण और कार्य समिति आपकी ऐसे, अच्छा आप प्रदेश अध्यक्ष और पंच प्रमुख, छोटे से इस वीडियो में 5 विषयों और एक नए क्रांति के संदर्भ में अनुराग जी ने आग्रह किया था कि मैं आके आप लोगों से बात करूं। आखिर कौशल विकास क्यों, और इसकी चर्चा अब ऐसी शुरुआत के साथ कैसे क्यों की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस देश में कौशल विकास या कौशल का काम पहले नहीं होता रहा, कौशल का काम पहले भी होता रहा है, लेकिन सिर्फ तथ्य और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा, शायद उससे आपको अनुमान लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने क्यों तय किया कि इसके ऊपर अलग तौर से काम करना है। और ये आंकड़े आप सबको अपने पास रखना होगा, क्योंकि अगर 5 साल के बाद हम जब देश में हम अपनी जो आंकड़ों का दौर होता है और जो तुलनात्मक विषयों को हम रखते हैं, उसमें शायद इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी, और आज हम कहाँ हैं और कहाँ तक हमारा लक्ष्य है इस बात को समझने में सुविधा हो। सबसे पहले कि आखिर इस मंत्रालय का गठन क्यों किया गया। क्या ऐसा था कि देश के प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि इस मंत्रालय का गठन किया जाना है। और कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो शायद आपको कुछ हद तक चकित भी करेगा और चिंता में भी डालेगा कि आखिर इतनी बड़ी चुनौती को हम कैसे पूरा करेंगे। दुनिया की तुलना में अगर देखें कि हमारे पास जो कौशल युक्त लोग हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें, चीन जिसकी आबादी लगभग हमसे करीब 1.5 बिलियन है, यानी कि 1500 मिलियन, वहाँ 46% वर्कफोर्स जो है कौशल युक्त है, कौशल प्राप्त है। यानी कि हर 100 में से 46 व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कौशल है, और कौशल के आधार पर वो कहीं ना कहीं रोजगार पा सकता है या रोजगार कर रहा है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 68% लोग, हर 100 में 68 व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कौशल प्राप्त है। जर्मनी में 74%, वहाँ के वर्कफोर्स में 74%। जापान में 80%, यानी कि 100 में से हर 80 व्यक्ति ऐसा है, चाहे वो BA MA किया हो ना हो, लेकिन उसके पास कोई ना कोई ऐसा कौशल है जिससे उसका रोजगार मिलता है। कोरिया 96% लोग, यानी कि उस देश में बसने वाला हर 100 व्यक्ति के ऊपर 96 व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी न किसी प्रकार का कौशल है, चाहे वो उच्च शिक्षा प्राप्त किया हो। भारत में इसका अनुपात आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि आज जो 68वां राउंड था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, ये अनुपात मात्र 3.5%। और वर्षों से इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, और लगता है कि इस देश में पिछले 67 वर्ष में हम लोगों ने पूरा का पूरा जो हमारी ताकत थी, जो हमारे साधन थे, हमने शिक्षा में लगा दिया। और परिणाम ये हुआ कि जिस अनुपात में हम कौशल की बात कर रहे हैं, उस अनुपात में एक तरफ मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम साथ साथ में स्किल इंडिया भी कर लें। हम जानते हैं कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा बहुत आवश्यक है, लेकिन इस देश में 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा आवश्यक होते हुए भी शायद आपको रोजगार ना दिला सके, लेकिन 12 हफ्ते की ट्रेनिंग शायद आपको रोजगार के लायक कर सकता है, और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है। और इस 12 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए हम आपके बीच में इस देश में चल रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले इसलिए भी हैं कि हमारे सामने चुनौती क्या है। आज लगभग 50 करोड़ लोग, दैट्स अबाउट 500 मिलियन पीपल इन दिस कंट्री, असंगठित क्षेत्र में। आप सबको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि सरकारी खजाने से और सरकारी खाते से और बैंकों के खाते से जो कॉरपोरेट्स हैं, 500 मिलियन में 40 मिलियन ऐसे लोग हैं, 4 करोड़ लगे ऐसे हैं जो सरकारी खाते से, चाहे वो राज्य सरकार की सेवा में हो या केंद्र सरकार की सेवा में हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या आर्मी में हो, नेवी में हो, सिर्फ 40 करोड़ लोगों को संगठित तौर पर उनके अकाउंट से, ट्रेजरी के अकाउंट से, और 10 मिलियन लोग ऐसे हैं, 30 मिलियन सरकारी क्षेत्र में और 10 मिलियन ऐसे हैं जिनको सरकारी खजाने के अलावा बैंकों से, बाकी सब लोग असंगठित क्षेत्र से।
तो उनका अपना रोजगार है, अपना कमाई है, अपने हाथ की ताकत से वो करते हैं। और ये 500 मिलियन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अगले 5 वर्ष में प्रत्येक माह, हर एक महीने में, एवरी मंथ अबाउट 1 मिलियन पीपल ज्वाइन द इंडियन वर्कफोर्स, दैट्स अबाउट 10 लाख पीपल। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग, और वर्ष में लगभग 1 करोड़ लोग हमारे वर्कफोर्स में। इसका मतलब है अगले 5 वर्षों में लगभग 5 करोड़ अतिरिक्त लोग ऐसे होंगे जो वर्कफोर्स पे जुड़े होंगे और जिनको आने वाले दिनों में हमें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इन आंकड़ों को सुनकर के लगता होगा आपको कि कैसे ये सब। बात सच है कि ये काम इस देश में 68 वर्ष पहले होना चाहिए था, लेकिन शुक्र है इस देश के प्रधानमंत्री का, और शुक्र है कि आज हमारे देश में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि कम से कम इस काम की शुरुआत हो गई। और बधाई देना होगा देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने इसे चुनौती स्वीकार करके 68 वर्ष के इतिहास में पहली बार भारत सरकार में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की स्थापना करी। और उतना ही नहीं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस देश के इतिहास में जब स्किल डेवलपमेंट का इतिहास लिखा जाएगा तो भारत सरकार के स्तर पर मैं इस विभाग का पहला मंत्री कहलाऊंगा। और युवा मोर्चा में जब भी युवा मोर्चा का इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि लोकसभा में पहली बार किसी सांसद ने किसी मंत्री की पूरी प्रशंसा की। जोशी साहब आज हमारा प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, मैं इनका उत्तर दे रहा था, ये सवाल पूछ रहे थे। और पहली बार जब कभी गोष्ठी होगी इस देश में आने वाले दिनों में युवा मोर्चा का, तो याद रखा जाएगा कि पंच क्रांति के दिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पंच क्रांति के दिन इस बात की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भारत सरकार के प्रथम मंत्री द्वारा रखा गया है। और इसमें साधन की जरूरत पड़ेगी, इसमें काम करने की शैली की जरूरत पड़ेगी। और हम लोगों ने आखिर इसको कैसे तय किया है? हर 100 आदमी जो इस देश में इस प्रकार से जिसको कौशल प्राप्त नहीं है, 30 व्यक्ति ऐसा है जो अपना खर्च दे करके इस कौशल की विद्या को प्राप्त कर सकता है, लेकिन 70 लोग ऐसे हैं जो नहीं दे सकते हैं। और यानी हम अगर 50 करोड़ और 10 करोड़, तो 50 करोड़ में अगर हम तत्काल रूप से 53% लोग कृषि क्षेत्र में, जो लगभग 53% लोग आज भी कृषि के क्षेत्र में इस असंगठित क्षेत्र में हैं, 500 मिलियन में जो कृषि के क्षेत्र में, वर्तमान में अगर हम उनको अलग भी रख दें तो लगभग 47% लोग, लगभग 250 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जो कृषि में नहीं जुड़े हुए हैं और असंगठित क्षेत्र में। और लगभग ये 100 मिलियन और लगभग 300 मिलियन के आसपास लोग हैं जिसको अगले 5 वर्षों में प्रशिक्षण देना है। ये आंकड़े लगभग असंभव हैं। और औसतन किसी एक व्यक्ति पर जो खर्चा होता है, 3 महीने का मॉड्यूल हो, 2 महीने का मॉड्यूल हो, वो लगभग 20,000 है। तो यानी कि अगले 5 वर्ष में हमें 6 लाख करोड़ की जरूरत है। जो पिछले 60 वर्ष में होना चाहिए था, वो चुनौती हम अगले 5 वर्ष के लिए लेके चल रहे हैं। और लगभग 1 लाख करोड़ प्रत्येक वर्ष हमें चाहिए, और ये सरकार से संभव नहीं है। जर्मनी का अगर उदाहरण दे तो जर्मनी में अगर सरकार 3 बिलियन यूरो खर्च करती है तो वहाँ की इंडस्ट्री 23 बिलियन यूरो खर्च करती है। दुनिया में स्किल डेवलपमेंट का काम कहीं भी हुआ है तो जब तक इंडस्ट्री पार्टनरशिप नहीं हो सकता तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए साधन की भी ज़रूरत है। लेकिन आज भारत सरकार के 24 मंत्रालय में ये काम चल रहा है और 70 योजनाओं के माध्यम से कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्किल का काम कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, चलिए रूडी जी के पास कुछ स्किल का काम करते हैं। और मेरे लिए भी बड़ा संकट था कि हर आदमी आके कह रहा है कि अब मुझे अब स्किल कर देना है। और इधर प्रधानमंत्री जी ने एक और निर्णय लिया कि देश के जो 12,000 ITIs थे, जो पहले लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय में था, उसे वहाँ से निकाल करके उसे माइग्रेट करके स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय में दिया। तो ये भी एक, और इस देश में परंपरागत तौर पर अगर देश में स्किलिंग का सबसे बड़ा काम कहीं हो रहा था तो ITIs थे। पिछले कुछ वर्षों में क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ITIs भी हैं, लेकिन 1 कमरे 2 कमरे के भी ITIs बन गए। लेकिन आज भी अगर देश में सबसे ज़्यादा महत्व किसी सर्टिफिकेट का है रोजगार के लिए तो मैट्रिकुलेशन IABA से ज़्यादा NCVT का है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग ITIs खोलना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं। वो एक अलग चुनौती है, लेकिन आज आपकी जानकारी के लिए ये भी हमारे पास आ गया है। हम आगे इसको लेके कैसे चलेंगे और इसको लेके चलने का ये जो पूरा प्रक्रिया बनाया गया वो थोड़ा सा, क्योंकि पूरी दुनिया के देशों में इस काम को हम पहले से करते रहे तो वहाँ लोगों को समझ में आ गया है कि इसे हम कैसे करेंगे।
हालांकि ये काम स्कूली शिक्षा से बहुत पहले से जोड़ना चाहिए था, और स्कूली शिक्षा में जो सर्टिफिकेट इशू होता है या सर्टिफिकेट मिलता है बीए का, आईएससी का या आईए का, उसकी मान्यता इतनी होनी चाहिए थी कि उस मान्यता के आधार पर सरकारी नौकरी में चले। लेकिन आज तक इस देश में स्किल के सर्टिफिकेट पर सरकारी नौकरी भी मिल सके, शायद ये नहीं है, और इसी कारणवश लोग चाहते हैं कि मैट्रिक करे, आईए करे, आईएससी करे। हमारी सरकार ने तय किया है कि अब स्किल के सर्टिफिकेट पर भी आप सरकारी सेवा के योग्य होंगे और स्किलिंग के लायक होंगे और स्किल होने के बाद, और इसीलिए हम लोगों ने नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया। पहले नेशनल स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में अलग था, सबको एक करके नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है जो 1 से लेकर 10 के बीच में है। और आने वाले दिनों में स्कूली शिक्षा में ये प्रावधान किया जा रहा है और उसके कारण बड़े स्पष्ट हैं। हाल फिलहाल आपने देखा होगा, मेरा ही राज्य है बिहार, और क्योंकि मैं वहाँ सांसद हूँ, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे कि नहीं कि मैं किससे चुनाव लड़के जीत के आता हूँ। कितने लोगों को ख्याल है कि मैं किससे लड़के आता हूँ? हाँ, मान के चलिए राबड़ी जी से, क्योंकि लालू जी लड़ नहीं सकते हैं लेकिन पत्नी के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। मैं वहाँ से आता हूँ और छपरा संसदीय क्षेत्र में मेरा हर जगह कार्यालय है, थोड़ा बहुत व्यवस्थित है क्योंकि पुराना सांसद हूँ। तो 1 माह मेरे पास अचानक हर ऑफिस में बना हुआ है व्यवस्था कि आप कहीं जाए, अपना पिटीशन दे, एक फॉर्मेट है, उसमें लोग अपना कमेंट्स दे के देते हैं। मैं रोज़ शाम को डाउनलोड करके उसे देखता हूँ अपने कार्यालय में चेक करता हूँ कि क्या क्या पिटीशन कहाँ से आया। तो अचानक 1 माह मेरे यहाँ पिटीशन की संख्या कम हो जाती है। तो मैंने अपने ऑफिस में छपड़ा में लगा के पूछा कि भाई आजकल का हो गल बा, आजकल पिटीशन नहीं खे आवत, भोजपुरी में हम लोग बात करते हैं। तो कहा साहब जानत नहीं खी, आप जानते नहीं हैं, आजकल मैट्रिक के परीक्षा चला था, आजकल मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है। यानी कि मैट्रिक का जब परीक्षा बिहार में चलता है तो पूरा घर, खानदान, भाई भतीजा सब मिलकर के एक विद्यार्थी को परीक्षा दिलाने के काम में लग जाते हैं। उसमें फिर उस 1 महीना का पर्व है कि भाई मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, अब कुछ नहीं होगा। अब सब लोग मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेकर के, स्कूल हाथे के बाहर बगल में मकान में किराया लेकर के पूरी व्यवस्था में लग जाते हैं कि कैसे इस कैंडिडेट को पास कराया जाएगा। और उस व्यवस्था में तरह तरह के बांस के करचियाँ, तरह तरह के व्यवस्था, तरह तरह ये जाके स्कूल बिल्डिंग में कि किस खिड़की से, किस तरीके से, किस पर्ची को पहुँचाया जाए, सबकी व्यवस्था देखी जाती है। और आपने एक टेलीविज़न पर देखा होगा हाजीपुर में जिस प्रकार से लोग छप्पड़ पर चढ़ करके और बांस के करची में पर्ची लगा करके अंदर डाल रहे थे, ये सब आपने देखा हो। ये इसलिए क्यों है, इतना मेहनत क्यों क्या आता है? मैट्रिक पास कराना जरूरी है, आईए पास कराना जरूरी है, बीए पास कराना जरूरी है कि सरकारी नौकरी में कम से कम शादी तो हो जाए। लड़का बीए पास है, दामाद बीए पास है, बेटी बीए पास है। और ये ऐसी परंपरा बन गई है कि इस परंपरा को पूरा करने के लिए गोलियां तक चल जाती हैं। आज छपड़ा में पीछे गोली चल गई इसलिए कि 3 लाख विद्यार्थी हैं, कॉलेज में जगह नहीं है, लेकिन सबको बीए की डिग्री चाहिए। और इससे हटने की जब तक व्यवस्था नहीं की जाएगी, और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मान्यता उसी सर्टिफिकेट का है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अब स्कूली शिक्षा में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अगर 9वीं में 700 घंटे का क्लासरूम तो 300 घंटे का स्किल ट्रेनिंग, 10वीं में अगर 600 क्लासरूम तो 400 घंटे का स्किल ट्रेनिंग, 11वीं में 500 घंटे का क्लासरूम तो 500 घंटे स्किल ट्रेनिंग, और 12वीं में 400 घंटे का क्लासरूम तो 600 घंटे। और ये जो स्किल प्राप्त होकर सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आपको उद्योग में भी सीधे ले जाने की स्थिति में रहेगा। और 5 साल के बाद किसी उद्योग में काम करके आएँ तो इस डिग्री की इतनी मान्यता रहेगी कि बीए और बीएससी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसे हम क्रेडिट फ्रेमवर्क कह रहे हैं। लेकिन ये पूरी व्यवस्था समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये काम पूरी दुनिया में पिछले 60-65 वर्षों से हो रहा है। हमने इसकी चर्चा अब शुरू की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले 5-10 वर्षों में स्कूल के साथ ही पारंपरिक तौर से शिक्षा को अगर हम जोड़ सकेंगे और स्किल को वहीं से इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकेंगे और वहीं से रोजगार की तरफ ले जा सकेंगे तो शायद इसमें बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन एक तरफ हमारे पास वो बड़ी फौज है जिसको कौशल विकास देना है, दूसरी तरफ आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयारी करनी है। इसलिए थोड़ा कठिन काम है, लेकिन हमें विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा काम मुझे सौंपा है, मैं इस काम को पूरा करने की स्थिति में रहूँगा। काम चुनौती भरा है। आज 24 मंत्रालय, 70 विभाग, तरह तरह की योजनाएं, राज्य सरकारें अपने ढंग से, लेकिन हम इसको पूरा नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में अलाइनमेंट करना चाहते हैं। नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, आज देश में 6700 ऐसे जॉब रोल्स हैं, माइक बनाने वाला, ऑपरेटर चलाने वाला, बत्ती लगाने वाला, उसको वीडियो मशीन लगाने वाला, कैमरा ऑपरेटर। और आज इस देश में कोई ऐसा जॉब नहीं है इसकी पैकेजिंग करने वाला, इस पैकेजिंग करके इस बक्से को उठा के लोडर के रूप में काम करने वाला। हर तरह के काम की एक मानक तैयार की गई।
जिसको हम लोग नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं, और इस नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स को सम्मिलित करके क्वालिफिकेशन पैक, उदाहरण स्वरूप आने वाले दिनों में क्वालिफिकेशन पैक, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, ये शब्द बहुत बोरिंग शब्द हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसका उपयोग आपको दिख सकेगा। और इन विषयों को सुनकर के शुरू में परेशानी होगी, लेकिन व्यवस्था के लोगों को इस बात को समझना होगा। मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ कि हम एक राह पर चल पड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार कौशल मिशन की अध्यक्षता स्वयं स्वीकार की है। कोई भी मिशन इस देश में बनता है तो उस मिशन की जिम्मेवारी संबंधित मंत्रालय के मंत्री लेते हैं, लेकिन इस मिशन की जिम्मेवारी स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने लिया है, क्योंकि उनका मानना है कि आज जिस तरह से चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन गया है, भारत दुनिया का स्किल कैपिटल बन सकता है। और अगर सबसे बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड और ताकत हमारे पास है, वो हमारी स्किल्स का है। ये हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तानियों का हुनर बढ़े तो हम सिर्फ भारत का ही रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं, परंतु पूरी दुनिया का कर सकते हैं। और इसलिए मैं एक और उदाहरण देके दो छोटे बातों को रख करके समाप्त करूंगा। पेरू एक लीमा कैपिटल है। पेरू एक देश है दक्षिण अमेरिका में, हमारे यहाँ से 17,000 किलोमीटर दूर है। हिंदुस्तान के जोशी साहब, राजस्थान के जोशी साहब बैठे हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ के एम्बेसडर ने, जो भारतीय एम्बेसडर पेरू में था, उसने लिखा कि प्रत्येक 6 माह पर हम देश में, भारत में 17,000 किलोमीटर दूर से हिंदुस्तान जिंक के माइनिंग इंडस्ट्री में जयपुर और राजस्थान के 2-3 स्थानों पर सैकड़ों, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में पेरू जो 17,000 किलोमीटर है, वहाँ से लॉन्ग होल ड्रिल ऑपरेटर, बैकहो ऑपरेटर, जंबो ऑपरेटर, हैवी डंपर ट्रक्स चलाने के लिए हम 17,000 किलोमीटर दूर से लोगों को ला करके राजस्थान के माइंस में उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे लाखों और हजारों बच्चे जो इस काम को कर सकते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण नहीं है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो शायद आप सुन करके आपको लगता होगा कि ये सच नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। आप माननीय सांसद बैठे हैं, इनको ही पता है। तो वो हमें बढ़ना है साहब। आपको झारखंड और बिहार के हमारे जो मित्र यहाँ होंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि झारखंड में टाटा ट्रक्स बनते हैं और बिहार में भी ट्रक्स चलते हैं, क्योंकि 10 करोड़ की आबादी है। लेकिन पिछले 21 साल से झारखंड और बिहार में एक भी हैवी ड्यूटी ट्रक लाइसेंस एक भी नहीं जारी हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक भी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। और यानी कि राजस्थान और दूसरे देशों प्रदेशों में जाकर के लोग लाइसेंस लेके आते हैं। तो ये सब तथ्य आपको ऐसे लगेंगे शायद कोई आपस में समन्वय नहीं था। शायद इतनी बड़ी चुनौती को देख करके, और आने वाले दिनों में 543 संसदीय क्षेत्र में हमने तय किया है कि 543 सांसदों के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, सांसदों के देखरेख में कौशल विकास का केंद्र का, आज कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 2022 तक 3.5 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। रिटेल के क्षेत्र में लगभग 1.7 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। इसी प्रकार से ऑटोमोटिव्स में, हेल्थ केयर में, लाइफ साइंसेज में, ब्यूटी एंड वेलनेस में, छोटी छोटी बच्चियां जो गांव में थोड़ा ट्रेनिंग लेकर के 5 से 10 हज़ार रुपया कमा लेती हैं। 30 हज़ार से लेकर के 30 हज़ार को 50 हज़ार पहुँचाना कठिन है, लेकिन जिसके पास 2 हज़ार की आमदनी है उसे 12 हज़ार पहुँचाना बहुत आसान है, अगर हम स्किल का काम को बढ़ा सकें। मुझे विश्वास है कि जिस दिन इस देश में इस इश्तिहारों में हम कामयाब तब माने जाएंगे। आज निकलता है कि मेरे दामाद का रंग गेहुआ हो, मेरी बहू होने वाली सुंदर हो। जिस दिन से इश्तिहारों में ये आने लगे कि मेरा होने वाला दामाद मास्टर शेफ़ हो, मेरा होने वाला दामाद मास्टर प्लम्बर हो, शायद हम लोग उस दिन कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके इस कार्यक्रम के लिए। आप सब यहाँ हैं। मैंने संक्षिप्त रूप से विषय को रखा। सवालों की गुंजाइश आज बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मुझे फिर पार्लियामेंट जाना है और वहाँ कुछ मेरे लिए काम हमेशा बना रहता है। तो फिर बहुत बहुत बधाई। मैं भी कभी आपकी तरह ही इस सदन में बैठ कर के मेरी भी प्रगति आपकी तरह हुई है। मैं छात्र राजनीति से निकल कर के अपने पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकल कर के कॉलेज का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, फिर बिहार में जाके विधायक, उसके बाद सांसद, उसके बाद युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर पार्टी का प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री, फिर प्रवक्ता, फिर वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार, फिर आज यहाँ पर आपके बीच में हो। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में से आप में से कई लोग वहाँ से निकल करके हमारे स्थान पर ज़रूर बैठेंगे।